बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद महविश मुमताज बेग। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने यही बात करनी है पहले सेगमेंट में कि क्या वाकई अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा हो जाएगा या नहीं होगा। अब नाज़रीन, आलमी तौर पर यह खबर सामने आई है कि वजीर आज़म नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान तल्ख कलामी हुई है और अगेन तमाम तर जो मामलात सिचुएशन थे वो इसी जंगबंदी के मुआहदे के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर मुनहसर करते हैं। अब नाज़रीन, देखना ये है कि क्या इस शॉर्ट टर्म पीरियड के सीज फायर को कोई अमन का नाम दिया जाएगा और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाएगी मुआहदे की सूरत में, या पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार है, क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन का एक बेहतरीन कोई रास्ता निकल पाता है। इस सवाल से नाज़रीन आज हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करनी है। सेकेंड हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे जो IMF का वफद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, बजट के मामला तय होने हैं और सबसे बड़ी बात, जब भी बजट की तैयारियां होती हैं आम आदमी, गरीब तबका बहुत हद तक परेशान हमें दिखाई देता है। सबसे बड़ी वजह यही है कि टैक्सेस की भरमार होंगी। ऑलरेडी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान छू रही हैं। दीगर हवाले से देखें तो इन्फ्लेशन जो रेट है वो भी इस वक्त बढ़ चुकी है। बाकी तमाम तर मामलात, अगर नाज़रीन हम अगर यहाँ पर ग्लोबली भी देख लें, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुतासिर हुई हुई है इसी जंग की वजह से, आबनाए हुर्मस की वजह से। तो अब ये बजट आम आदमी को किस तरह से शॉक में डालेगा और ये बजट जो है वो किस तरह से आवाम के सामने रखा जाएगा, इस सवाल करेंगे। जी नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है। चौधरी खातिमा अली मांडा साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, शोज़ब अस्करी साहब हैं, सज्जाद अजहर साहब हैं और वसीम सज्जाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद सज्जाद अजहर साहब। सज्जाद साहब, फरमाइएगा, इस वक्त ईरान अमेरिका मुआहदे के क्या मामला इस वक्त चल रहे हैं, कोई मुआहदा होगा नहीं होगा, और इस वक्त बताया जा रहा है कि इसराइली वजीर आजम और प्रेसिडेंट ट्रंप के माबैन कुछ तल्ख कलामी भी हुई है, क्या इस मुआहदे को लेकर ही हुई है? जी महविश, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ, और जब आलमी ज़राए अबलाग और जो मुख्तलिफ दारुल हुकूमत हैं, वाशिंगटन, इस्लामाबाद, तेहरान, रियाज और बीजिंग, यहाँ कुछ गैर मामूली हो रहा है और मुलाकातें हो रही हैं, टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं और नोट्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं वो 24 घंटों में दूसरी दफ़ा तेहरान पहुँचे हुई हैं। उनकी अब्बास अराग़ची से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद जो टेलीफोन कॉल्स हैं जो ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान हुई है वो भी खासी लंबी हुई है और बताया ये जा रहा है, और इसराइली ज़राए अबलाग इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि इस टेलीफोन कॉल में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है। इससे ये क्यास बिल्कुल किया जा सकता है कि ट्रंप ज़ाहिर है एक मुआहदे की तरफ जा रहे हैं और नेतन्याहू ये इस मुआहदे से खुश नहीं हैं या इस मुआहदे के किसी नुक्ते से खुश नहीं हैं। वो नुक्ता मेरे ख़्याल में जो ज़्यादा अहम है वो है यूरेनियम की अफसूदगी, क्योंकि मामलात इसी पे रुकी हुई हैं। और जो सऊदी ज़राए अबलाग हैं वो ये भी जो है वो बता रहे हैं, ये ख़बरें बता रहे हैं कि आज ही पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो भी तेहरान पहुंचने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें अब फाइनल स्टेजेस पे हैं। जो कुछ भी मुआहदे के अंदर मुसवदा के अंदर जो है वो चीज़ें उसको फाइनलाइज़ किया जा रहा है, और ये जब फाइनलाइज़ होगा तो उसके बाद जो है इस मुआहदे की जो सेरेमनी है वो ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद में ही होगी। लेकिन ट्रंप की काल, नेतन्याहू की, ये से जो है बिल्कुल बखूबी ये समझा जा सकता है कि ट्रंप मुआहदा करने जा रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे अहम सवाल है कि जिस मामले पे ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में पहले भी नाकाम हुए थे या वो कामयाब नहीं हो सके थे, तो वो मामला यूरेनियम की अफसूदगी तक का था। तो क्या अब ईरान जो है वो अफसूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करेगा, किसी तीसरे मुल्क के हवाले करेगा, या ईरान के अंदर ही रहेगी अफसूदा यूरेनियम? इस मेरे ख्याल में कि ये जो है वो मरकज़ी नुक्ता है जिस पे जो है वो सेटलमेंट हो चुकी है और उसको सिर्फ अनाउंस करना बाकी है। तो ये एक होपफुली मैं समझता हूँ कि दुनिया पिछले कई हफ्तों से
बहुत परेशान है, बहुत शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है। ज़ाहिर है अपनाए हुर्मज़ बंद होने से उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आया है, हर इंसान पे आया है। तो दुनिया चाहती है कि इसमें हर कीमत पर फौरी कौमन की राह निकाली जाए। तो पाकिस्तान की जो एफ़र्ट्स हैं वो अगर समर आवर होती हैं, बार आवर होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि आलमी अमन के साथ साथ आलमी स्टेज पे ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट शुमार होगी। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रादर मुल्क है, और हम जो है ईरान की सलामती वक़ार और उसको मलूज़ ख़ातिर रखते हुए पाकिस्तान इस रीजन की सलामती चाहता है और चाहता है कि यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसकी बुनियादें रखी जाएं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जब भी होगी तो मेरे ख़्याल में उसमें फ़लस्तीन और गज़ा का मसला भी शामिल होगा। तो अब देखना ये है कि ये सारे साहब ने ये फरमाए, ये भी फरमा दें कि क्या आपको ये जो मामलात हैं ये कोई लॉन्ग टर्म की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, या विद इन अ मंथ जो कि 30 डेज को बताया गया है कि मुज़ाकरात होंगे, तो ये कोई शॉर्ट टर्म पीरियड होगा? मेरे ख्याल में ये है कि ये लॉन्ग टर्म की वजह से इसमें डिले होता रहा है, क्योंकि चीन जब से इसमें आया है तो पिछले 3 सालों के अंदर जो इस रीजन में और बिलखुसूस अरब जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो मसालियत हुई थी, उसके बाद से जो इसराइल था उसने जो है वो जब ये बात कही थी कि अरब दुनिया या पूरी दुनिया वो है दुनिया वो 2 चीज़ों में तकसीम है, एक इसराइल के दोस्त हैं और दुश्मन हैं। तो ये उसके बाद से जो है ये सारा रीजन डिस्टेबलाइज हुआ है। तो अब मेरा ख्याल में कि बीजिंग ये चाहेगा और पाकिस्तान की भी है कि ये जो भी मुआहदा हो वो सस्टेनेबल हो और उसमें फ़लस्तीन को गज़ा के जो इशू है उसको एड्रेस किया जाए। क्योंकि जब बात होती है ईरानी प्रॉक्सीज़ की और वहाँ पे बात होती है तो फिर ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें फ़लस्तीन से लिंक हैं। अगर फ़लस्तीन के मसले पे कोई देर पा अमन हल की तरफ जो है वो पेशरफ्त नहीं होती तो फिर तो ज़ाहिर है कि जो पायदार अमन है वो मुमकिन नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक रोड मैप जो है वो इसमें आएगा, इस मुआहदे में होगा और ये सारी चीज़ें इसमें एड्रेस की जाएंगी। शोधक साहब की जानी बढ़ूंगी, बिल्कुल ठीक है। मुझे इसको कंक्लूड किस तरह से करना है शोधक साहब? आप ऑलरेडी डिस्कस्ड के बोन ऑफ कंटेंशन क्या है और मावेन कैसा अहम फैक्टर है जिसकी वजह से मुज़ाकरात और मुआहदा नहीं हो पाया है। मुझे बताएं आप आगे के क्या मामलात आप देख रहे हैं, क्योंकि अब मैच में किरदार वाज़ेह हो रहा है और दीगर ममालिक भी चूंकि नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया महविश। जहाँ तक मैं आपका सवाल समझाऊं तो आप ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात जो पसे पर्दा चल रहे हैं, ज़ाहिर है पिछले 6 हफ्ते में जिस तरह सज्जाद साहब ने तफसील से बताया है कि सिफारतकारी का अमल तो नहीं रुका। अगरचे हम टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं देख रहे थे, मतलब ईरानी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में नहीं है, अमरीकी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में नहीं है, लेकिन सदर ट्रंप ने एक नई तरज़ की डिप्लोमेसी मुतारफ़ कराई है और वो टेलीफोन डिप्लोमेसी है। तो पिछले 6 हफ्ते जब से जंग बंद है, ज़ाहिर है गुफ्तगू चल रही है, इसीलिए तो नित नए बयानात मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की तरफ से भी आते हैं जो ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार हैं, और सैयद अब्बास अराक़ची की तरफ से भी आ जाते हैं जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं। इसी तरह सदर ट्रंप, JD वेंस, मार्को रूबियो, सब लोग बात करते हैं और सब लोग इस तरफ इशारा ज़रूर करते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो मुज़ाकरात बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और जल्द या बदेर कोई ना कोई डील हो जाएगी। और फिर ट्रंप कहते हैं कि अगर डील ना हुई तो मैं ईरान पर हमला कर दूँगा। बड़े मामलात जिन पर गुफ्तगू चल रही है वो ईरान की तरफ से 10 नुकात हैं और अमेरिका की तरफ से 14 नुकात हैं। अमेरिका के 14 नुकात की सुर्खियाँ ये हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं होगी, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर देगा, ईरान अपने मिसाइलों पर कैप लगाएगा, वो इसराइल तक मार नहीं कर सकेगा, ईरान खित्ते में अपने इत्तेहादियों को जिनको लोग प्रॉक्सी कहते हैं उनको सपोर्ट करना बंद कर देगा और ईरान एक क्या कहते हैं उसे एक नॉर्मल मुल्क की तरह, बाकी खित्ते के दीगर ममालिक की तरह एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जिसके मफादात अमेरिका और इसराइल की राह में मज़ाहम नहीं होंगे। ईरान इसके बरक्स ये कहता है कि जी आपने हम पर एक जाहिरियत मुसल्लत की है, सबसे पहले तो तमाम फ्रंट्स पर जंग बंद होनी चाहिए। ये याद रहे
कि अभी सही। 2 दिन पहले लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी 45 दिनों के लिए एक्सटेंड की गई है, लेकिन ये एक अजीब जंगबंदी है जिसमें इसराइल मुसलसल साउथ लेबनान के रोज़ाना की बुनियाद पर 4 से 5 देहात मलियामेट कर रहा है और लोगों को घरों से निकाल रहा है। 15 लाख लोग अब तक बेघर हो चुके हैं, 3000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इसराइली फ़ौज का भी बहुत नुकसान हो रहा है। इसराइली के किसी अखबार ने कल लिखा हुआ था कि 80% मंसूबे जनूबी लेबनान में हिजबुल्ला के हमलों से नाकाम हुए हैं। उन्होंने कुछ नए ड्रोन बनाए हैं जिनके साथ तार कनेक्टेड होती है और वो जाकर इसराइली पोस्टों को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके फ़ौजियों को मार रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हर रोज़ इसराइल का कोई ना कोई फ़ौजी जनूबी लेबनान में मरता है। पिछले साल से गज़ा में जंग बंदी है और ये एक अजीब जंग बंदी है कि इस जंग बंदी के दौरान भी हज़ारों फ़लस्तीनी अभी तक मारे जा चुके हैं और रोज़ाना गज़ा में फ़लस्तीनी मारे जाते हैं। चंद दिन पहले इसराइली पार्लियामेंट ने एक नया बिल पास किया है कि फ़लस्तीनियों को जो कि तशद्दुद कार्रवाइयों में इसराइलियों के ख़िलाफ़ होंगे, हम उन्हें सज़ाए मौत देंगे, और वो बिल इंडोर्स हो गया है पार्लियामेंट से भी। ये इतमार बिन गवीर का बिल था जो उनके वज़ीर दाखिला हैं। हम देख रहे हैं कि इसराइल के जुल्म सितम और इसराइल की जाहिरियत का पैमाना आए रोज़ बढ़ता जा रहा है। ये सरीहन उस एक बात की खिलाफ वर्जी है जिस पर ईरान जोर देता है कि अगर लेबनान में सीज़ फायर है, अगर गज़ा में सीज़ फायर है, तो लोग आए रोज़ क्यों मर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू ये नहीं चाहते कि जंग बंद हो। वो ये जंग बंद क्यों नहीं चाहते? इसलिए कि उन पर करप्शन के केसेस हैं। नवंबर अक्टूबर में वहाँ इंतखाबात हैं। सारी दुनिया जानती है कि अगर जंग बंद हो, ये कि आगे ठीक है, नेतन्याहू जो चाहेंगे वो होगा या फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो चाहेंगे वो होगा। इस बारे में कोई कैसे तसल्ली से कैसे कह सकता है? सदर ट्रंप का आज सुबह बयान ये आया है कि 99% इसराइली मुझे पसंद करते हैं। यहाँ सदारत ख़त्म होने के बाद मैं इसराइल मुंतकिल हो जाऊँगा और मैं वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ूंगा और मुझे यकीन है कि इसराइली मुझे वज़ीर आज़म बना देंगे। एक ऐसा आदमी जो मुज़हिका खेज़ हद तक अजीबो गरीब बातें करता है, उसके जहन में क्या चल रहा है इसके बारे में तो प्रेडिक्ट करना मुमकिन नहीं। लेकिन हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो ये है कि जैसे हमारे सज्जाद अज़हर साहब ने इशारा किया है कि फ़लस्तीन और गज़ा के मामले पर भी कोई ऐसा मुस्तकिल अमन हमारे सामने आएगा जिसकी खातिर गज़ा पीस बोर्ड बनाया गया था। ये गज़ा पीस बोर्ड बनाने वालों ने हालात पैदा नहीं किए, ये ईरान की मज़ाहमत है। अरब ममालिक की स्ट्रेटेजिक पेशेंस, सब्र जो उन्होंने किया है सारी सूरत हाल में, वो है। ये चीन और रूस की पसे पर्दा सिफारतकारी है और ये पाकिस्तान की प्रोएक्टिव सिफारतकारी है। पिछले 16 महीनों से इस सारी सूरत हाल को दुनिया के सामने पेश करने के लिए दरे पर्दा कितने ममालिक इन्वॉल्व थे और कितने लोग डिप्लोमेसी कर रहे थे, ये आज हम महसूस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जंग बंद जो हुई है, ये जंग बंद रहेगी। दोबारा जंग शुरू करना ना अमेरिका के मफाद में है और ना ईरान के मफाद में है, ना ये मशरिक वस्ता के मफाद में है, ना ये चीन और रूस के मफाद में है। सो चीन और रूस ने कल मफाद में तो खैर कोई भी जंग हो वो किसी के भी मफाद में नहीं होती है, लेकिन इस वक्त जो है ये जंग किसकी मजबूरी है या फिर ये जंग बंदी किसकी मजबूरी है, ये अहम सवाल है। वसीम सज्जाद साहब की जानिब बढ़ूंगी। वसीम साहब फरमाइएगा, जंग बंदी और साथ में जंग दोबारा शुरू करना, ये क्या इस वक्त अमेरिका के हाथ में है कि नहीं? जी शुक्रिया मोहतरमा, आपने मुझे मौका दिया। स्टूडियो में बैठे साथ दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। आपके सवाल की तरफ आते हैं। असल में सूरत हाल ये है कि अमेरिका के अंदर 2 रोज पहले कोई इजलास हुआ जिसमें एक तो बाज़ाब्ता तौर पे इजलास हुआ, ये बताते हैं कि जिसमें जो ट्रंप ने ब्रीफिंग ली सिक्योरिटी के हवाले से, एक वो गैर मामूली किस्म का इजलास था। उसमें पेंटागन ने इनको कहा है जंग की तरफ ना आए, इसराइल की किसी बात पे अमल ना किया जाए। उन्होंने टोटली उनको ब्रीफिंग दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो ईरान ने आज तक इस्तेमाल ही नहीं किए, वो उसको टच तक नहीं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो रूस की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। रूस के सदर पुतिन जैसे चीन का दौरा मुकम्मल करके वो पहुंचे हैं, तो आज रूस के ऊपर भी कुछ खबरें आ रही हैं, गैर मुसद्दक़ रिपोर्ट्स है कि हमला हुआ है। तो रूस की तरफ से सख्त वार्निंग, एक होता है पैगाम, उन्हें अमेरिका को सख्त वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने ईरान के ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश की, ईरान इस वक्त इस पोजीशन में आ चुका है कि उन्होंने इस तरह कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, कोई मिसाइल है उनके पास कि शायद उन्हें आज तक इस्तेमाल ही नहीं किए।
अब अमेरिका के ऊपर जो प्रेशर है अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का, आवाम का, सदर ट्रंप के ऊपर, वो कभी कुछ बात कर देते हैं, कभी कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन उसको हकायक पता है कि अगर हमने ये पाकिस्तान ने जो भरम रखा है, पाया है अमेरिका की जो इज्जत खाक में मिली हुई है, जिस तरह से अमेरिकी सदर ट्रंप जब से है, उनका पिछला टेरर देखते हैं, जब पहली दफा सदर बने थे तब से ये फसाद शुरू हुआ है। जब ये आए थे तो उस वक्त भी इसराइली लॉबी जो है इनके ऊपर हावी है, बिजनेसमैन है, इनके दामाद है, इनका पूरा उनके साथ नेटवर्क है, उस बुनियाद पे ये चलते हैं। तो उसकी सोच भी डिफरेंट है। तो मतलब है कि लीडर की जो सोच होती है, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो वाला माइंड उनका बिल्कुल भी नहीं है। उस वक्त का आगाज किया उन्होंने ईरान के साथ, हसन सलमानी को शहीद किया, ये फसाद उस वक्त से शुरू हुआ, अब तक चला रहे हैं। अब जो उनका अमेरिकन जो एस्टैब्लिश सीनियर मोस्ट लोग हैं, जो साबिक एहलकार हैं, वो भी इनको मशवरा दे रहे हैं कि आप ये जो जंग बंदी वाला जो वायदा है इसको कंटिन्यू किया जाए, जंग की आगे ना बढ़ा जाए। लेकिन इसराइल की तरफ से प्रेशर है। अब ये बात भी आ रही है, जैसे भाई फरमा रहे थे कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर और उनकी आपस में जो है गुफ्तगू हुई है, बड़ी ताला कलामी हुई है, यकीनन ताला कलामी हुई होगी, और यकीनन सदर ट्रंप भी ये चाहते हैं कि जंग से बचा जाए। बयानात की हद तक सोशल मीडिया के थ्रू जो बयानात आ रहे हैं उस तरह की जंग लड़ी जाए, लेकिन ये खित्ता जो है खास अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिका के मफाद में यही है कि वो जंग से पीछे हटे, अमन की तरफ आए, और जो उनके मुतालबात हैं, और खासतौर पर अभी तो ईरान के सदर का ताजा बयान आ रहा है कि हम जो है किसी ईरान की खुद मुख्तियारी और ईरान की सलामती के लिए हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी सुप्रीम लीडर का भी बयान आ गया है थोड़ी देर पहले, उन्होंने भी ये कह दिया कि यूरेनियम के हवाले से अगर हम किसी मुल्क को देते हैं, जो हमें खबरें सुन रहे थे कि शायद यूरेनियम के हवाले से कोई इनका आपस में कोई बातचीत चल रही है, सुप्रीम लीडर ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम यूरेनियम के हवाले से कोई बातचीत नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है निगोशिएशन कर सकते हैं, ईरान इस अपने दोस्त ममालिक को ये गारंटी दे सकता है कि हम 10 साल जो भी टाइम पीरियड होगा उस दौरान हम ये नहीं करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे, ये कहेंगे हम उठा के देते, वो कहते हैं हमारी लीडरशिप। लेकिन वकील साहब, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट भी तो होगा ना, किसी पॉइंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना होगा, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट तो करनी होगी। तो मुझे बताएं कि वो पॉइंट कौन सा होगा जिसपे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है दोनों तरफ से। देखिए, आपने होम्स के हवाले से बातचीत जो ब्रेक थ्रू हो सकता है, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला ईरान के अंदर वो अहम तरीन पैगाम लेके गए हैं। अभी कुछ गैर मुसद्दका रिपोर्ट्स है, शायद आर्मी चीफ का भी कोई शेड्यूल है ईरान के अंदर जाने का, उनका प्रोग्राम है। और ये जो ईरान के अंदर अगर आर्मी चीफ मौजूदा सिपा सलार हमारे जाते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि ये फाइनल राउंड होगा और ये कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान है। कुछ मामला ऐसे भी हैं कि ईरान ये गारंटी देने के लिए तैयार है कि अगर जंग बंदी होती है तो मुकम्मल तौर पे जंग बंदी होनी चाहिए, आइंदा ईरान के ऊपर हमला ना करने की गारंटी दी जाए, पाकिस्तान उसकी तरफ से कोई पेशरफ्त हो, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान ये ईरान ये भी साथ चाहता है, हम भी गारंटी देने के लिए तैयार है अमेरिका को कि अमेरिकी मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और इसराइल जहां जंग बंदी पे अगर आता है तो वो भी ये समझते हैं कि हम भी इस तरह की गारंटी का जिक्र करते हैं, बात जरा मामला बड़े आगे तक बढ़ जाएंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं मांडला साहब की जानिब बढ़ूंगी। मांडला साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद, और फरमाइएगा कि क्या मशरूम छिड़ने को है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के इस वक्त क्या आपको लग रहा है कि वो क्या प्लानिंग और स्ट्रेटजी इस वक्त लिए बैठे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महविश। देखिए, ट्रंप की प्लानिंग है नहीं है, क्योंकि उसका जो स्टीयरिंग है ना वो नेतन्याहू के पास है। जो वो चाहता है, जैसे वो चाह रहा है वैसे वो आगे डांस कर रहा है, ये आगे मोड़ जो है पीछे है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन जो मिलिट्री लीडरशिप है उनकी, एक कुछ को तो सैक कर चुका है उनके मिलिट्री चीफ, और बहुत से उनके अहम ओहदों के ऊपर जो तैनात थे, मेरा ख्याल है वो खुद बता चुके हैं कि ये जंग जो है ना अमेरिकन मफाद में नहीं है, और ये भी बता चुके हैं कि हमें किसी किस्म का कोई ख़तरा जो है ना ईरान की तरफ से अमेरिका को नहीं था ना है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या हो सकती है कि ये जंग किसके लिए वो लड़ रहे हैं। जंग साफ ज़ाहिर है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, या जो भी उसकी है जो केसेस में से जो जेफरी और पता नहीं क्या क्या इसकी जो वीडियो तो उनके पास है, तो वो पूरी ब्लैकमेलिंग में और डरा हुआ है, खौफजदा है। जैसे सारे दोस्त बता रहे हैं कि जैसे उसकी टेलीफोन कॉल थी, और उस कॉल में जो है बड़े तलख जुमलों का जो होना इस्तेमाल करना, तो वो किस तरफ इशारा है कि वो बिल्कुल अंडर प्रेशर है, और वो अंडर प्रेशर होकर जो फैसले कर रहा है। और जब से जो वार इसने शुरू की है, और उसकी हर बात ऐसी ऐसी बातें वो कर जाता है
को खुदाई जैसे दावे होते हैं कि कभी मैं ईरान की तहजीब ही मुका दूंगा, उसको ख़त्म कर दूंगा, वो करने के बाद फिर खुद ही लेट जाता है। जब डेडलाइन करीब पहुंचती है फिर वो सहारे तलाश करता है कि मैं किसको कोई ट्वीट का ड्राफ्ट भेजूं ताकि वो ट्वीट मुझे कर दें, फिर मैं उसको ऑन कर लूं। अभी जो अरब मुल्कों को कह दिया कि मुझे मैंने कतर, दुबई और सऊदी अरेबिया उन्होंने रिक्वेस्ट की है। मेरा ख्याल है कि वो खुद मान चुका है, वो मानता है ना। मुझे यकीन नहीं था कि ईरान इन गल्फ कंट्री के जो बेसस है मेरे उनके ऊपर हमला करेगा। मेरा ख्याल उसकी नब्ज़ जो है ना उसको हाथ में आ चुकी है सबकी, और भी तो पूरी दुनिया जो है ना वो उसके ऊपर हाथ है ना ईरान का। अब नए हरम्स को बंद करने के बाद तो मेरा ख्याल को कसर बाकी नहीं रही। फिर दूसरा, जैसे जैसे उसने ये ऐसी धमकियाँ दे देता है कि हम निस्तो नबूद कर देंगे, तो निस्तो नबूद करने का मकसद क्या है कि वो कोई न्यूक्लियर अटैक कर देगा। जो न्यूक्लियर को रोकथाम के लिए बातें करता है, कोई यूरेनियम इसके पास ना हो। दुनिया में, पूरी दुनिया में कि एटमी हमला किसने किया, कौन सा मुल्क है? खुद ही है ना। उसके अलावा तो किसी मुल्क ने, जिनके पास भी है, किसी ने नहीं किया। किसी को किससे खतरा नहीं है, धमकी में ये खुद लगाता है। और दूसरा दहशतगर्द नेतन्याहू जो सब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसको दहशतगर्द करार दे चुकी है, जंगी जराम का मुजरम करार दे चुकी है। वो धमकियाँ देता है कि हम ऐसे कर दें। मेरा ख्याल है कि अभी वस नहीं चल रहा उसका। और वे जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, मेरा ख्याल अगर इन्होंने रिक्वेस्ट की है तो बहुत अच्छा किया, वक्त से समझ आ गई है। और मेरा ख्याल है कि जब तक इसके अड्डे इधर से नहीं निकलेंगे, जो डिमांड कर रहा है ईरान, बिल्कुल इसकी जो डिमांड्स है बिल्कुल फेयर डिमांड्स है कि हर किस्म की जो वार है हर फ्रंट के ऊपर उसको बंद होना चाहिए और आगे छोटी मिलनी चाहिए कि आइंदा इसराइल और अमेरिका, ईरान, गजा, लबनान और जितने भी ये कंट्रीज है, यमन में किसी के ऊपर मानव साहब ये डिमांड, ये मुतालबात तो पहले भी रखे गए थे ना उसके ऊपर तब जो है वो मुज़ाकरात या मुआहिदा हुआ। और अब क्या, कितने इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं? इम्कानात तो 100% है। ये बंदे जो जा रहे हैं, जिन मुल्कों को भेज रहा है, ईरान तो किसी को नहीं भेज रहा ना। तो जाओ जी अमेरिका, जाओ जी नेतन्याहू के पास या ट्रंप के पास, ये जो जा रहे हैं भाग भाग के, जिनको कौन भेज रहा है? अमेरिका ही तो भेज रहा है ना। इसका मकसद है वो शिकस्त खा चुका है। और ये हम पहले दिन से कह चुके थे कि वो फंस गया है और इतना बुरा फंसा है कि उसके निकलने के चांसेस नहीं है। और दुनिया में एक ही मुल्क उसको फिर सेवंग दे सकता था, बार बार कह चुके हैं, उसका नाम पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने मेरा उसको रास्ता दिया है। अभी वो जो है नेतन्याहू की बातों में ना आए, ये मैसेज उसको बड़ा क्लियर समझ आ जाना चाहिए कि उसकी बातों में जाएगा तो मज़ीद फंस जाएगा। और हम ये कहते हैं जैसे कि डिमांड उसकी बड़ी रियल है कि एक तो जंग बंद हो, दूसरा जो उसका नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए, जो उसके असासे मुंजमद हैं उनको रिलीज किया जाए। क्या ये कोई गलत तो नहीं मुतालबात उसके? अपनाए हरम से अब नहीं देते तो वहाँ से क्या वो कैश नहीं कराएगा? मेरा ख्याल है कि अभी उनकी तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी कोई मेरा ख्याल जो डिमांड्स हैं वो रखी गई हैं, को ऑफर दी गई है कि पता नहीं आप ऐसे कर लें, अपनाए हरम को खोल दें, नाकाबंदी ऐसे हो जाएगी। इन चीज़ों का इजहार अभी होना शुरू हो गया। मेरा ख्याल कि ये तो चाइना में जब गया था तो हमने उस वक्त भी कहा था कि ये एक नादर मौका है उसके पास कि वहाँ ये सारी चीज़ें जो है ना सेटल कर सकता। और चाइना ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि अगर आप इस्तेहकाम की बात करते हैं तो इस्तेहकाम तब होगा जब आप बामी एहतराम की तरफ बढ़ेंगे। आपको एहतराम करना पड़ेगा दूसरे ममालिक का भी, दूसरी लीडरशिप का भी। और जिस तरीके से उसका बिहेवियर है, जैसे उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उसकी अहलिया को उठाया, और जैसे वो धमकी देता है आए रोज़ हर घंटे के बाद एक्स के ऊपर कि अगर ये ना हुआ तो वैसे हो जाएगा, अगर ये ना, भाई आपने जो कुछ करना है वो कर चुके हैं। अभी मेरा ख्याल है पीछे उसकी मिलिट्री लीडरशिप, ये अभी जो 2 दिन पहले जो कह रहे थे जी बड़े अटैक होने थे, मंगल वाले दिन ऐसे हमले होने थे, वो हमले करने से पहले उसकी लीडरशिप ने बता दिया था कि हमले हुए तो फिर वापसी मुश्किल है। ये जो जहाजबाज जो लेके फिर रहे हैं ना, ये मेरा ख्याल है कि पहले भी 39 का फिक्र तो दिया हुआ है ना कि वहाँ दबाव हो गए हैं, तो मजीद जो आएंगे ना वो फिर वापस नहीं जाएंगे। ये इस वजह से जो है ना अचानक फिर जो इसका एक्स जो है ना वो एक्टिव हो जाता है, वो लोगों दूसरे ममालिक की तरफ से रिक्वेस्ट को कोड कर लेता है। तो मेरा ख्याल है वो समझ चुके हैं कि अभी इस जंग से आगे जाना इनके लिए नुकसान दिया। और बेहतरी भी इसी में है कि बिल्कुल भला कि जंग ईरान ने तो नहीं शुरू की ना, मसलतों से की है। भला गजा के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुझे पता है कौन कर रहा है,
लेबनान के ऊपर कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आपको भी यही लगता है कि ये मुज़ाकरात अब इस बार हो जाएंगे? नहीं, मुज़ाकरात तो बहुत पहले जब सीज फायर किया था तो वो उसी वक्त शिकस्त खा चुका था, वो खुद किया उसने, किसी ने उसको नहीं कहा, खुद कर रहा है सारा कुछ। जब खुद कर रहा है तो मेरा ख्याल अभी पीछे पावर भी नहीं है उसके, मज़ाइल और ये वो सारा कुछ, ये सारी रिपोर्ट्स बाहर हैं कि मज़ाइल बहुत कम है और ईरान के पास तो इतना मज़ाइल है कि ये मेरा को 2 साल भी लड़ता रहे तो ये खत्म नहीं होंगे। और ये मेरा ख्याल बहुत शुक्रिया, अभी गॉट योर पॉइंट। अब इजाजत दें ताकि हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानी बात। मैं भी 1 मिनट में एक बात नाज़रीन तक पहुंचाना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ अमेरिका से कोई वीडियो आता है और वो बंदा कहता है जी मैं पहले तो इसराइल का हामी था मगर अब मैं इसराइल का मुखालिफ हो गया हूँ। हम उस आदमी की वो तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि पाकिस्तान के किसी तहखाने से कोई फेक अकाउंट चलाया जा रहा है। फिर CNBC न्यूज़ पर एक रिपोर्ट शाया हुई कि पाकिस्तान ने ईरान के जंगी जहाज़ नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर पार्क किए हुए हैं। फिर अमरीकी सेनेटर हैं जो जंग के बड़े हामी हैं, लिंडसे ग्राहम, जिन्हें 2019 में पाकिस्तान में बुलाकर निशाने पाकिस्तान भी दिया गया था। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान कोई पुरएतमाद मुल्क नहीं है, पाकिस्तान कोई सालिस नहीं है, पाकिस्तान को सालसी से हटाना चाहिए, ईरान के खिलाफ जंग करनी चाहिए। ये खबरें जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान की सिफारतकारी इसराइल के लिए दर्द सर बनी हुई है और पाकिस्तान का सिफारतकार रवैया, पाकिस्तान का सदर ट्रंप पर जिस तरह का भी जो भी हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक है और हमारा जोर है, वो नेतन्याहू को बहुत परेशान कर रहा है। तो अगर एक तरफ नेतन्याहू पर प्रेशर है, एक तरफ ट्रंप पर नेतन्याहू का प्रेशर है कि जंग की जाए, तो दूसरी तरफ ट्रंप पर पाकिस्तान का प्रेशर है जिसके पीछे कतर भी है, सऊदी भी है, तुर्किया भी है, मिस्र भी है, रूस भी है और चीन भी है। पाकिस्तान इस पूरे गिरोह की नुमाइंदगी करते हुए ईरान के साथ भी बात करता है और अमेरिका के साथ भी बात करता है। तो इस वक्त पाकिस्तान और इसराइल दोनों अपने अपने सिफारती मफादात की खातिर, और जिसमें जंग भी शामिल है, अमेरिका के सामने अपने दलाइल रख रहे हैं। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और जंग बंदी बाद में अमन में तब्दील हो जाती है तो ये नेतन्याहू की तो सियासी मौत होगी ही होगी। इसराइल के लिए ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक शिकस्त है। आज इसराइल को दुनिया के 17 यूरोपीय ममालिक में उनके सफ़ीरों को बुलाकर डिमार्च दिया गया है जो उन्होंने गज़ा फ्लोटिला के कारकुनों के साथ किया है। इसराइल इस वक्त दुनिया में पराया स्टेट है। इसराइल को सिवाय अमेरिका के और किसी की हिमायत नहीं, और अमेरिका में भी अमेरिकी APEC जो जुविश लॉबी है उसकी हिमायत है। 67% अमेरिकी वोटर फ़लस्तीन को हक पर और इसराइल को गासिब समझते हैं। ये इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े की 80 साल तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं हुआ। हालात बहुत नाजुक हैं और अमन और उम्मीद बहुत वाज़ेह है। जोसेफ साहब, ये बातें तब जाके इम्प्लीमेंट होंगी जब ये सीज फायर अमन की तरफ, पीस की तरफ बढ़ेगा। ऐसा ही है, उससे कबल तो ये जस्ट बातों के हद तक और बयानात के हद तक और एनालिसिस के हद तक ही महदूद रहेगा। जी, जाहिर है कि मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े ही लगाए जा सकते हैं और मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए जो शख्स तज्ज़ियाकार बन के बैठा है उसे लाजिम है कि वो हालात हाज़रा को भी समझे और माजी में होने वाले वाक़यात और आदाद शुमार पर भी नज़र रखे। और ये मुमकिनात में से है। बिल्कुल, ये मुमकिनात में ये बिल्कुल मुमकिनात में से है। मुझे पूरी तरह यकीन है कि इंशाल्लाह मैं और आप इसी प्रोग्राम में बैठे होंगे अगले चंद हफ्तों या चंद महीनों में और हम इन इम्कानात को हकाइक में तब्दील होते हुए देख चुके होंगे। हम खुशी मना रहे होंगे और शुक्र अदा कर रहे होंगे। होप फॉर द बेस्ट। नाज़रीन, वक्त हुआ एक शॉर्ट से ब्रेक का। स्टे विद अस। वापस आएंगे, दोबारा इस अहम मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बढ़ते हैं अगले मेहमान की जानिब। सज्जाद अजहर साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगी। सज्जाद साहब, फरमाइएगा, जब हम मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं तो एक तो 28वीं आईनी तरमीम की बात चल रही है। सेकेंडली, अब IMF का वफद भी चूंकि पाकिस्तान मौजूद है, बजट की तैयारियां और दीगर मामलात तय होने हैं। ओवरऑल मुझे बताएं, यहाँ का जो एक मंजरनामा है सियासी कह लें, अवामी कह लें, पाकिस्तान का क्या है इस वक्त? जी महविश, असल में जो 28वीं आईनी तरमीम है उसमें जो मरकज़ी नुक्ता है वो है NFC अवार्ड जो है उस हवाले से जो सूबों का शेयर है
वो जो पिछली आईनी तरमीम थी उसमें इतना बढ़ाया गया और उसको वफाक का हिस्सा इतना कम रखा गया है कि वफाक के लिए जो है वो अपने अमूर को अंजाम दही मुमकिन नहीं रही, क्योंकि सबसे बड़े एक्सपेंडिचर डिफेंस के हैं, फिर बड़े एक्सपेंडिचर जो हैं वो कर्ज़ों की अदायगी के हैं, बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी है, अंदरूनी कर्ज़ों की अदायगी है। तो ये सारे इश्यूज तो वफाक को देखने होते हैं। अब पैसा सूबों के पास है, तो इसको रिविज़िट किया जा रहा है अगली आईनी तरमीम में, और हुकूमत की ये कोशिश है कि ये चीज़ें बजट से पहले सेटल कर ली जाएं, क्योंकि अगला जो बजट है वो बड़ा अहम है। और बजट के हवाले से जो है आज देखें IMF का, तो जो आपने कहा IMF की दिलचस्पी सिर्फ इस बात में होती है कि जो हम आपको पैसे दे रहे हैं वो आप हमें शॉर्ट टर्म में सूद के साथ लौटाएंगे कैसे। बाकी इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि जब भी आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं महंगाई बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। महंगाई पहले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से ये जो क्राइसिस है ऑयल प्राइसेस का, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आम आदमी का बिल्कुल जो है वो जीना दो बार हो चुका है। तो इसलिए आइंदा जो बजट है उसमें अगर हुकूमत हमेशा की तरह आम आदमी पे बोझ डालती है तो फिर मेरे ख्याल में ये जो हैं अवाम हुकूमत से नाराज़ भी हो सकते हैं और वो सड़कों पे भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत देख रही है। और दूसरी बात ये है कि एक जो इशू है पाकिस्तान की इकॉनमी का, बजट टू बजट रहता है, ये कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं कर पा रहा है जिससे इकॉनमी ऊपर जाए। आप देखें कि 1990 के अंदर जो इंडिया था उसके पास सिर्फ एक हफ्ते के फॉरेन रिजर्व रह गए थे, वो दिवालिया हो रहा था कि नरसिम्हा राव ने आके एक प्लान दिया, वो प्लान चला आगे जो है वो मनमोहन सिंह की हुकूमत आई, उसने उसको और बूस्ट किया। तो आज जो है उसके पास $600 अरब से ज़्यादा के फॉरेन रिजर्व हैं। इन्हीं फॉरेन रिजर्व की वजह से इंडिया में ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर बढ़ी हैं। तो जब आपकी उन्होंने अपनी इकॉनमी को इस सतह पे स्टेबल कर लिया, हमारी इकॉनमी क्यों नहीं स्टेबल हो रही? क्योंकि हम इकोनॉमिस्ट नहीं ला रहे। इकॉनमी को चलाने के लिए इकोनॉमिस्ट चाहिए होता है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ले आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिर्फ बैलेंस शीट देखनी होती है कि ये जो खसारा आ रहा है मैं इसको कहाँ से कहाँ टैक्स लगाऊंगा, कहाँ खर्चे कम करूंगा, कहाँ बढ़ाऊंगा, तो ये पूरी होगी। इससे मुल्क नहीं चलते। देखिए पाकिस्तान को एक बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए। यहाँ बेपनाह वसाइल हैं, इस मुल्क के अंदर हैं, सारा कुछ है। आप देखें इस मुल्क का सबसे बड़ा जो जिस वजह से ये मुल्क जो है वो दोबारा संभल नहीं पाया था वो थी नेशनलाइजेशन। आप देखें उस बात को 50 साल होने वाले हैं कि आज तक सारे कोई भी हुकूमत डी नेशनलाइजेशन जो है वो सारे कहते हैं, सारों का जो है वो मंशूर कैसा होता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, इतनी इसको स्पीड अप नहीं कर रहे हैं। ये जो कॉरपोरेशनें हैं ये हज़ारों अरब रुपए का सरकार पे बोझ हैं। सरकार जल्द अज जल्द इनको जो है वो प्रायोरिटी के तहत इनको जो है वो प्राइवेटाइज करे। सरकार का काम बिज़नेस चलाना नहीं होता, बिज़नेस के लिए सहूलियात फराहम करना होती हैं ताकि जो टैक्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो उसके ख़जाने में आ सकें। तो सरकार जो है वो अपनी फिर ये देखें बिजली की कीमत जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं इनका कितना खसारा है जो सरकार उठा रही है। ये डिस्कोज जो है इनको प्राइवेटाइज किया जाए और ये बिजली की तकसीम का निजाम भी सूबों को दिया जाए। मेरे पास आज प्रोग्राम में वक्त भी कम है, तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड। अगर हम इस तरह कैटेगरी वाइज चलेंगे तो यकीनन मसाइल भी ज्यादा है और हुकूमती इकदाम के ऊपर भी जो है वो बड़ी इस वक्त जो है ना वो भारी सवालात उठ जाते हैं। शोजब साहब आपसे जानना चाहूंगी कि बजट जो है वो नजदीक है, IMF की क्या प्रेशर के ऊपर ही बजट बनेगा और आवाम को कोई रिलीफ देने की कोई आपको आसार नजर आ रही है, फिर वक्त मुश्किल हो आएगा आगे आवाम के लिए? नहीं, अगर निहायत ही मुख्तसर जवाब देना है तो मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान चूंकि IMF के प्रोग्राम में है, सो जाहिर है IMF पाकिस्तान के जो 5 बड़े इश्यूज हैं, एनर्जी है, टैक्सेशन है और डेवलपमेंट है और ह्यूमन इंडेक्स है और सर्विसेज हैं, इन शोबों में पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा आवाम को रिलीफ देने की बात करती है। इन्हीं शोबों में सब्सिडी दी जाती है। IMF इन्हीं शोबों में ये डिमांड करेगा कि हुकूमत आवाम का खर्चा छोड़े बल्कि आवाम पर टैक्स लगाए। टैक्स लगाने का आपको पता है पिछले जब से हमने होश संभाला है हमेशा टैक्स तनख्वाहदारी तबके पर लगता है और वही टैक्स नेट में रहते हैं और उन्हीं को तनख्वाह देने से पहले टैक्स काट लिया जाता है। तो सरकारी मुलाजमीन हो या दीगर तनख्वाहदार तबका हो जो माहाना तनख्वाह लेते हैं उन्हीं पर टैक्स बढ़ना है।
गवर्नमेंट पिछले 6 साल से कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया जा सके। अगरचे ये ट्रेंड बन गया है, लेकिन क्या हम नेशनल लेवल पर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया? जाहिर है नहीं। आज भी आप जहाँ परचून के पास जाते हैं, किसी सुपर स्टोर के पास जाते हैं, वहाँ टैक्स चोरी किया जाता है। हर आदमी आपसे ये कहता है फलां चीज़ अगर टैक्स आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो इसकी ये कीमत होगी, और अगर आप कैश पकड़ा देंगे तो ये कीमत है। जब तक हुकूमत आवाम को ये एहसास दिलाने में कामयाब नहीं होती कि ये मुल्क हमारा है, ये हुकूमत एक मुंतज़म इदारा है जो 5 साल के लिए आया है, ये हमारी सर्विस के लिए है, असल में हम इस मुल्क के मालिक हैं, मेरे अखराजात और मेरे आमदन जैसे उसको बैलेंस किया जाना ज़रूरी है। इसी तरह इस मुआशरे और इस मुल्क की आमदन और अखराजात को बैलेंस किया जाना ज़रूरी है। हुकूमत जब इस्लाहात लेकर आती है, शाम 8 बजे कारोबार बंद करें, पाकिस्तान में आपको पता है बाज़ारों में क्या होता है, शटर बंद हो जाते हैं, दुकानदार अंदर बैठे होते हैं। हमें मिन हैसुल कौम अपने आप को ये समझाना होगा कि अभी हमारी माहाना सालाना इनकम कम है और हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। हमें अपने घर से लेकर अपने मुल्क तक अपने आमदन और अखराजात को बैलेंस करना है। ये इसी सूरत होगा कि हम स्किल्ड लेबर पैदा करेंगे, ये इसी सूरत होगा जब हम अपने डेली रूटीन के पैटर्न को ठीक करेंगे, ये इसी सूरत होगा जब हम सालाना अरबों रुपए की चाय की पत्ती मंगवाना छोड़ेंगे। हम कितनी फजूल खर्चियों में है, अवाम और हुकूमत ये दोनों फजूल खर्च है, ये दोनों अपने जिसे कहते हैं ना दरकार इकदामात उससे बहुत पीछे हैं। हुकूमत को भी आगे बढ़ना चाहिए, अपनी काबीना कम करनी चाहिए, अपने सरकारी अखराजात कम करने चाहिए, और आवाम को भी अपनी आदतें ठीक करना होंगी। अगले आने वाले साल 7 साल कम अज़ कम मुश्किल है, क्योंकि जंग अगर आज बंद हो जाए तो भी खाने और ग़िज़ा की कीमतें अगले 7 साल बढ़ी रहेंगी, पेट्रोल और गैस की कीमतें अगले 7 साल बढ़ी रहेंगी। कतर का LNG 5 साल बाद ऑपरेशनल होना है। सऊदी अरब का जो एनर्जी सेक्टर है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान जहाँ से तेल गैस मंगवाता है वहाँ अब वो आसानी नहीं रही। ईरान अच्छा लगे या बुरा, किसी तरह की कोई फीस आबनाए हुर्मुज़ पर लगाने जा रहा है और दुनिया उसको तस्लीम भी करने जा रही है। दुनिया आबनाए बासफोरस पर, जो कि तुर्की से गुजरने का रास्ता है, वहाँ तुर्की को लोग टैक्स देकर जाते हैं ना, वहाँ कोई एतराज़ नहीं करता। ईरान उसी तरह। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद साल जो है वो बहुत मुश्किल होंगे, बहुत मुश्किल होंगे, और इन्हीं हमेशा मुश्किल वक्त जहाँ एक किस्म की मुश्किल लाता है वहाँ एक किस्म की अपॉर्चुनिटी भी लाता है। तो अगर आप इस हार्ड टाइम से अपने आप को समझा लें बहसीयत मुल्क, मुआशरा और रियासत और इदारे, तो अल्लाह करे हो सकता है कि इन 7 सालों के बाद पाकिस्तान जहाँ सिफारती तौर पर मजबूत हुआ है, खुदा करे कि हम माशी तौर पर मजबूत हो जाए। फरमाइएगा, बजट आने वाला है और आवाम को यही तसल्लियां दी जा रही हैं कि मुश्किल वक्त है, तो सब्र करना होगी। देखिए बात इस तरह है कि जो हालात है ना हमारे मुल्क के ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि बजट आया, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ये सारी दुनिया में पता है कि पनामा किधर गया, कोई जजीरे किधर हैं, दुबई में कितनी इन्वेस्टमेंट है, कोई पंडोरा पेपर है, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं। ये बजट ही का तो पैसा है सारा कि वहाँ से मंगवाते हैं और बाहर डंप कर देते हैं। किस किस तरीके से जाता है वो भी सारी दुनिया को पता है। कोई यान अली में लगी, कोई ओमनी ग्रुप आ गया, कोई पता नहीं टीटी अकाउंट, फलूदा अकाउंट, कोई इधर मकसूद चपड़ासी, और 70 किस्म के महकमे रखे हुए इन्होंने जो सिर्फ यही ड्यूटियाँ देते हैं। तो आप अपने मुल्क की जो कंडीशन है पहले उसको देखें। कभी मेरा है को कल ही मेरा है कि एक नया इंडेक्स जारी हुआ है, ग्लोबल फ्रॉड इंडेक्स, उसमें पाकिस्तान मेरा है को पहले नंबर पे आ गया। दहशतगर्दी में आप किस नंबर पे हैं, आप निज़ाम अदल पे कहाँ खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो जाहिर करती हैं कि निज़ाम एक ही है। यहाँ जो भी इक़्तिदार में आता है मुल्क को लूटता है और गरीब आवाम के ऊपर कर्ज़ों का बोझ और डाल के निकल जाता है। इनको पूछने वाला कोई नहीं। जब तक यहाँ कोई एहतसाब का निज़ाम नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और हर बंदा कानून के नीचे नहीं आएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये निज़ाम ये गोरख धंधा पढ़ते रहेंगे कि IMF बैठा हुआ है। मान लो साहब आज करें, नो हमने काम नहीं करना है, दोबारा से सिस्टम को जांच पड़ताल करके दोबारा से शुरू काम नहीं करना है ना। अभी बजट आ रहा है और बजट में मुझे बताएं आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? आवाम को रिलीफ नहीं, आवाम को तकलीफ मिलेगी। रिलीफ तो बड़ों को मिलता है। मुझे बताएं, ये पता क्या कहते हैं, अगर वो जब ये PDM की गवर्नमेंट थी तो यही शहबाज प्राइम मिनिस्टर था,
तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ वाजे कह दिया कि हम सब्सिडी देना चाहते हैं, लेकिन IMF ने हमें सब्सिडी से देने से रोक दी है। तो जो IMF किसी मुल्क को 10 रुपए की सब्सिडी के अख्तियार ना दे तो बाकी इनके पास कौन सा अख्तियार होगा? ये तो मुंशी है उनके, वो पीछे मैनेजर वो है। तो अभी आवाम क्या उम्मीद रखी है हुकूमत से, बजट से? ऑलरेडी टैक्सेस की भरमार है, ऑलरेडी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान छू रही हैं। जब अपनी मराद बढ़ानी होती हैं, अपनी सैलरीज बढ़ानी होती हैं, अपने जहाज खरीदने होते हैं, उस वक्त तो कोई IMF जो है वो आड़े नहीं आता इनको। जब गरीब को जो है वो थोड़ी सब्सिडी देनी हो तो फिर IMF आड़े आ जाता है इनके। ये सारी दुनिया समझ चुकी है कि IMF भी वो, क्योंकि ये कस्टमर है उनके, क्लाइंट है, सूद पे पैसा लेते हैं। अभी सूद के ऊपर जो है ना अदायगी वापस करनी, वो कहते हैं जनाब लेते जाओ हमें बकस देते जाओ। उनको अवाम से कोई सरोकारी नहीं है। जमहूरी मुल्कों में एक ही रास्ता होता है कि अवाम के पास एक वोट की ताकत होती है, और जो हुक्मरान आते हैं, जो लीडर होते हैं, जो मुंतखब होके आते हैं, उनको खौफ होता है कि नेक्स्ट टाइम हमें ये लोग वोट नहीं देंगे। अभी वो वोट वाला भी कंसेप्ट खत्म हो गया, फार्म 47 तैयार हो गया, वो सरेआम कहते हैं हमारी बात हो गई है। कोई कहता है जनाब आप वोट डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं देना, किसी की जो है पार्टी का सिंबल छीन लेना, सारे निज़ाम इस तरह के। मेरा ख्याल है कि अभी कोई रास्ता आगे वाजे नहीं है, क्योंकि अभी निज़ाम जो तरमीमें कर करके इन्होंने आयन की, अभी अदलिया का जो है ना कंट्रोल कर लिया। ओके, वी गॉट योर पॉइंट, थैंक यू सो मच। आज पैनल में हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद थे, ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान में बजट चूंकि अब उसकी तैयारियां हैं, IMF को कितना कंट्रोल होगा, आम आदमी को सब्सिडी की मद में कुछ दिया जाएगा या नहीं, सवाल से बात की है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह।